A very warm good afternoon to all the students. बच्चे, हमने अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स चैप्टर कंप्लीट कर लिया है. ओके, सो अब हम आज पढ़ने जा रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जो कि आपका ज़ूलॉजी का चैप्टर है. सो आप इसको अगर अलग अलग करके देखना चाहते हैं, जैसे बॉटनी का हमारा फर्स्ट चैप्टर था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, वो हम कंप्लीट कर चुके हैं. लास्ट को कल हमने उसके कुछ लास्ट टॉपिक्स के बारे में भी स्टडी कर ली थी. और ज़ूलॉजी का आपका फर्स्ट चैप्टर है रिप्रोडक्शन. ठीक है, सो रिप्रोडक्शन ये इस तरह से है. तो आप इसको जॉइंटली भी ले सकते हैं, लाइक यू कैन टेक इट एज बायोलॉजी का चैप्टर फर्स्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स एंड ज़ूलॉजी का एंड इसको आप ऐसे भी ले सकते हैं सेकंड. या फिर अगर आप इसको अलग अलग करके रखना चाहते हैं कि वो ज़ूलॉजी का, वो बॉटनी का है और ये ज़ूलॉजी का चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, तो उस हिसाब से ये आपका ज़ूलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है. और जो हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ा था वो आपका बॉटनी का फर्स्ट चैप्टर है. ओवरऑल आपके दोनों के 4 चैप्टर्स हैं, टोटल आपके 8 चैप्टर्स हैं. सो आप इसको आपको दोनों तरफ से आप देख सकते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो. अगर आप इसको होल ले सकते हैं, तो अगर आप इसको जस्ट बायो का लेते हैं तो आपका ये सेकंड चैप्टर बनता है. अगर आप इसको सिर्फ ज़ूलॉजी की तरफ से देखते हैं तो ये आपका फर्स्ट चैप्टर है ज़ूलॉजी का, दैट इज़ रिप्रोडक्शन. सो इसमें जो आपका रिप्रोडक्शन चैप्टर है, अगर आप सिलेबस के हिसाब से देखें तो आपको सिलेबस में यहाँ पे दिखेगा कि ज़ूलॉजी में जो है पहले आपकी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपके जो सिलेबस है यूनिपेरेंटल मोड्स, बाइनरी फिजन, स्पोरुलेशन, बडिंग, जेम्यूल, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, ये सब टॉपिक्स हैं. और सेकंड टॉपिक है आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जो हम आज पढ़ने वाले हैं. पहले चैप्टर में जो है वो मैं आपको सब करवा चुकी हूँ. जब हमने प्लांट्स के केस में पढ़ा था तो हमने ये सब पढ़ चुके हैं. हम आपको याद होगा, आपके पास इसका PDF भी है. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम आज ह्यूमन रिप्रोडक्शन से शुरू करेंगे. सो जो आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन है, इसमें आपको ये रिप्रोडक्शन हमारे बारे में है, ह्यूमंस के बारे में है. सो वी हैव टू बी वेरी मच क्लियर अबाउट इट. इसको आप ज़्यादा ऐसे हंसी मजाक या नॉनसेंस में ना लें. ये बहुत ही डीपली स्टडीड और बहुत ही वेटेज वाला चैप्टर रहने वाला है आपके लिए. इसमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स ऑफ मेल, फीमेल, गेमेटोजेनेसिस, देन फर्टिलाइजेशन, ठीक है, बहुत सारे डायग्राम्स इस चैप्टर में हैं. एंड यू हैव टू वेरी मच क्लियर अबाउट इट. आपको ये सब आना चाहिए. डायग्राम्स की बहुत वैल्यू है, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ. और 5 मार्क्स का क्वेश्चन पक्का आएगा ही आएगा आपके इस एग्ज़ाम में. सो ये चैप्टर को आप ऐसे ही ना लें, ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है. हम प्लांट्स के बारे में तो पढ़ चुके हैं, बट अब हम आपके इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्शन. सो ह्यूमन्स आर द सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स हैं, विविपैरस हैं. दे गिव बर्थ टू देयर यंग वंस. नॉर्मली बाकी केसेस में क्या होता है, कुछ एनिमल्स में या जैसे बर्ड्स होते हैं, वो एग्स देते हैं, दे ले एग्स एंड देयर एग्स हैच्ड एंड देयर यंग वंस कम आउट. वो बाहर, उनके यंग वंस बाहर आते हैं. बट इस केस में ऐसा नहीं होता. इस केस में क्या होता है, इस केस में आपके विविपैरस कंडीशन है. इस केस में ह्यूमंस के केस में, मैमल्स के केस में क्या होता है, स्पेशली मैमल्स के केस में दे गिव बर्थ टू देयर यंग वंस. ठीक है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है. फर्टिलाइजेशन समटाइम्स हम कितने केसेस में देखते हैं कि वाटर में हो रही है, कहीं हो रही है, बट नहीं, इसमें अंदर होगी, इंटरनल होगी, फीमेल के इंटरनल पार्ट्स में होगी, रिप्रोडक्टिव पार्ट में होगी, जिसे आप फैलोपियन ट्यूब कहते हैं ना. यस, एम्पुला इस्थमस जो रीजन है फैलोपियन ट्यूब का, वहाँ पे आपकी फर्टिलाइजेशन होगी. और इंटरनल डेवलपमेंट है, जो आपका न्यू इन्फेंट है या जो आपका एम्ब्रियो है या फीटस है, वो आपके इनर डेवलपमेंट होती है उसकी. ठीक है, मदर के वॉम्ब में ग्रो करता है. सो रिप्रोडक्शन में गेमेटोजेनेसिस प्रोसेस इन्वॉल्व है, इंसेमिनेशन इन्वॉल्व है, फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्व है, क्लीवेज इन्वॉल्व है, इम्प्लांटेशन इन्वॉल्व है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन्वॉल्व है और पार्चुरेशन इन्वॉल्व है. ओके, गेमेटोजेनेसिस होता है आपका जब गैमीट्स की फॉर्मेशन होती है. ठीक है, आपके जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं ना, जिन्हें हम गोनाड्स भी कहते हैं. मेल के सेक्स ऑर्गन्स टेस्टिस हैं, फीमेल के सेक्स ऑर्गन्स आपके ओवरीज हैं. उनके अंदर गैमेटोजेनेसिस होगी, फॉर्मेशन होगी सेक्स सेल्स की. ठीक है, जैसे जो मेल का जो है वो स्पर्म्स है और फीमेल के क्या है, ओवा है या एग है, उसको आप गैमेटोजेनेसिस कहते हैं. ठीक है, एक जब कुछ एक टाइम ऐसा आता है, ऐसा अटेन होता है लाइफ में, एक ऐसा पीरियड आता है
जब आप पुबर्टी की एज में पहुंच जाते हैं, एडोलसेंस की एज में पहुंचते हैं, जब आप मैच्योर होते हैं, जब एक तरह से आप अपनी सरल भाषा में अगर सुने तो जैसे जवानी का टाइम आता है, ठीक है, उसमें क्या होता है, आपके जो गोनाड्स हैं, जो आपके जो सेक्स ऑर्गन्स हैं, वो आपके सेक्स सेल्स प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं। ये पर्टिकुलरली उसी टाइम पे प्रोड्यूस करते हैं गैमेटोजेनेसिस के प्रोसेस के थ्रू, ठीक है। ऐसे तो जब एक बच्चे का बर्थ होता है तब से उसके जो सेक्स ऑर्गन्स तो उसके प्रेजेंट होते ही हैं, बट उनकी डेवलपमेंट, उनके अंदर वो जो गैमीट्स बनना, सेक्स सेल्स बनना, स्पर्म्स एंड ओवा रिस्पेक्टिव इन मेल एंड फीमेल, वो आपके एक मैच्योरिटी में ही बनती है, ठीक है। सो जो गैमीट्स हैं उनको मेल के गैमीट्स को आप स्पर्म्स कहेंगे और फीमेल के गैमीट्स को आप ओवा कहेंगे, ठीक है। सो ये मियोसिस के प्रोसेस के थ्रू बनता है। मियोसिस रिडक्शनल डिवीजन है। इंसेमिनेशन, जो आपके स्पर्म्स हैं, जो कि आपका मेल गैमीट है, स्पर्म्स जो हैं आपके, वो फीमेल के जेनाइटल ट्रैक्ट तक पहुंचाए जाते हैं, ठीक है। कॉपुलेशन, मेटिंग या सेक्स के टाइम क्या होता है कि जो मेल हैं वो अपने जो इंसेमिनेट करते हैं, जो आपके स्पर्म्स हैं वो फीमेल के जेनाइटल ट्रैक्ट में डाल दिए जाते हैं। फर्टिलाइजेशन, जब वो चले जाते हैं अंदर, सो दे हैव टू क्रॉस द वेजाइना, सर्विक्स, यूट्रस से पास होते होते देन दे गो टू द फैलोपियन ट्यूब का जो रीजन है, एम्पुला इस्थमस, बहुत दोनों साइड से जो आपका ओवरी का स्ट्रक्चर देखेंगे, बट बहुत सारे मिलियंस ऑफ स्पर्म्स रीच करते हैं ताकि वो फ्यूज़ हो जाएं उस बड़े से एग के साथ, बट ओनली वन लकी स्पर्म फ्यूज़ विद दैट, ओके। क्लीवेज माइटोटिक डिवीजन्स, ठीक है। जब एक बार फर्टिलाइजेशन हो जाती है, जाइगोट बन जाता है, तो बहुत सारी माइटोटिक डिवीजन्स होती हैं। दे फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन्स होती हैं, ये ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करती हैं। सो क्या बनता है, मोरुला बनेगा, उसके बाद आपका ब्लास्टोसिस्ट बनता है। इम्प्लांटेशन, जो आपका ब्लास्टोसिस्ट जब बन जाता है ना, वो पार्शली एम्बेडेड रहता है यूट्रस की वॉल में, ताकि उससे अटैचमेंट हो सके और वहाँ से न्यूट्रिशन मिल सके, नरिशमेंट मिल सके, ठीक है। क्योंकि बेसिकली जो आगे जाके फर्टिलाइजेशन होगी, जाइगोट बनेगा, देन उसके बाद एम्ब्रियो बनेगा, तो जो गर्भ धारण होता है वो यूट्रस में ही होगा, ठीक है, वॉम्ब में ही होगा मदर की। सो उसके बाद वो स्लाइटली यूट्रस की वॉल में एम्बेडेड होते होते यूट्रस तक पहुंच जाता है। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ प्लेसेंटा। प्लेसेंटा एक ऐसा फीटो मैटरनल कनेक्टिव टिश्यू कह लीजिए, एक ऐसा मतलब आप कनेक्शन कह लीजिए, कनेक्टिव है एक ऐसा, जो कि जिसकी अटैचमेंट मदर और बेबी से रहती है, और जो बेबी है वो अपना सारा न्यूट्रिशन जो है, जो आपका डेवलपिंग एम्ब्रियो है या फीटस कह सकते हैं बायोलॉजी में स्पेशली, वो अपना सारा जो खाना है या जो भी उसको नरिशमेंट चाहिए वो अपनी मदर से ही लेता है, इसी प्लेसेंटा के थ्रू, ठीक है। और देन अटैचमेंट के लिए न्यूट्रिशन, रेस्पायरेशन भी जैसे, और एक्सक्रीशन जो एम्ब्रियो की होती है वो भी यहीं से होती है, ओके। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में क्या होता है, जो आपका एम्ब्रियो इम्प्लांटेड हो गया है, जो वहाँ पे ठहर गया है, जो उसकी ग्रोथ हो रही है, वो गैस्ट्रुलेशन के बाद क्या होगा, गैस्ट्रुलेशन के बाद उसकी ऑर्गेनोजेनेसिस होगी, उसके ऑर्गन्स बनने शुरू हो जाएंगे। और वो किसके थ्रू बनते हैं, वो बनेंगे आपकी जर्माइनल लेयर्स के थ्रू। आपने सुना होगा कि 3 जर्माइनल लेयर्स होती हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। यही जर्माइनल लेयर्स जो हैं वो हर एक पार्ट बनाती हैं, लाइक हार्ट, सबसे पहले पंपिंग के लिए हार्ट ज़रूरी है, वो आएगा, दैन उसके बाद वाइटल ऑर्गन्स लाइक ब्रेन वगैरह, लंग्स, एंड फिर उसके बाद हाथ पाँव बनने शुरू होते हैं। सो ये इस तरह से प्रोसेस शुरू होता है, इस तरह से आगे बच्चे की डेवलपमेंट होती है। और बहुत सारे ऐसे टिश्यूज़ हैं, ऑर्गन सिस्टम है, जो ऑर्गेनोजेनेसिस, जिसे आप मॉर्फोजेनेसिस भी कह सकते हैं, तब उनकी धीरे धीरे ग्रोथ होती है, ठीक है। एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ फिटस, बहुत सारे वेरियस पार्ट्स हैं, सिस्टम्स हैं फिटस के, जो फुल्ली फंक्शन होने शुरू हो जाते हैं जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है। 9 मंथ की आपकी प्रेगनेंसी होती है, टाइम बीतता जाएगा, उसके पार्ट्स फंक्शन होते जाएंगे, फिर फिटस वो एक यंग वन में कन्वर्ट हो जाता है, और जब वो बाहर आता है, जब उसकी पार्चुरेशन होती है, पार्चुरेशन इज़ अ बायोलॉजिकल टर्म एंड जिसको आप अपनी आम भाषा में डिलीवरी भी कहते हैं, जब वो डिलीवर होता है तब वो एक यंग वन बन चुका होता है, ठीक है। द पीरियड ऑफ टोटल स्टे ऑफ एम्ब्रियो, एक एम्ब्रियो का स्टे जो बॉडी में है, ठीक है, उसकी मदर, जब से वो बना है, और जब से वो डिलीवरी से पहले का टाइम, और जब से उसकी ग्रोथ शुरू हुई है, उस पूरे पीरियड को जो एम्ब्रियो अपनी मदर के वॉम्ब में रहता है, उसको आप गेस्टेशन पीरियड कहते हैं, ठीक है, जिसको आप आम भाषा में प्रेगनेंसी भी कहते हैं। पार्चुरेशन मतलब डिलीवरी, जब आपका फुल्ली यंग वन बन जाता है कि वो बाहर आ सकता है, दैन आपकी वो पार्चुरेशन कहलाती है, वो यंग वन डिलीवर्ड होता है। सो डेवलपमेंट क्या है, एक सीरीज़ है,
चेंजेस होते रहते हैं इंडिविजुअल में फ्रॉम टाइम टू टाइम, क्लीवेज के शुरू होने से एंड तक, जब तक वो अपनी मेच्योरिटी नहीं गेन कर लेता तब तक ये डेवलपमेंट क्या है, एक सीरीज़ ऑफ चेंजेस है। ग्रोथ एक इरिवर्सिबल चेंज है और डेवलपमेंट उसका पार्ट है, ठीक है। सो डेवलपमेंट टू पार्ट्स में डिविजिबल है, एक प्री नेटल और एक पोस्ट नेटल। प्री नेटल एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट वो होगी जब एम्ब्रियोनिक और फिटल जो है वो मदर के वॉर्म में है और सारा न्यूट्रिशन वहीं से ले रहा है। और पोस्ट नेटल वो होगी जो इंडिविजुअल के बर्थ के बाद है, ठीक है। इंडिविजुअल के बर्थ के बाद जिस तरह से कहा जाता है कि ब्रेस्ट फीडिंग करवानी चाहिए, उसका ख्याल रखना चाहिए, और भी कितनी सारी, मतलब नियर अबाउट 2-3 ईयर्स तक तो बच्चे की पूरी केयर, प्रॉपर केयर चाहिए होती है। तो वो आ जाती है आपकी पोस्ट नेटल डेवलपमेंट में कि बच्चा कितना खा रहा है, कितनी उसकी ग्रोथ हो रही है। समटाइम्स बच्चे पैदा होने के बाद बीमार काफ़ी रहते हैं, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि मदर ने प्रेगनेंसी के टाइम कितना गेन किया हुआ है या कितना कुछ खाया हुआ है या क्या न्यूट्रिशन रहा है, तभी बच्चे की भी ग्रोथ हो पाएगी। अब हम समझते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम और उसके जितने करैक्टरिस्टिक फीचर्स हैं। लाइक सेक्सेस आर सेपरेट और डिस्टिंक्ट, ये तो बिल्कुल क्लियर है कि सेक्सेस सेपरेट होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे। हम देख के पहचान सकते हैं दैट दिस इज़ मेल एंड दिस इज़ फीमेल, ठीक है। ह्यूमन्स में टोटली क्लियर है दैट वी कैन डिस्टिंग्विश फ्रॉम, हम दूर से पहचान लेते हैं। एक छोटा सा बच्चा भी पहचान लेगा कि ये पापा है और ये मम्मा है एक मेल है और एक फीमेल है। सो यही होते हैं सेपरेट सेक्सेस। और इसी फिनोमिनन को जो हम फिनोटिपिक करेक्टर से, मतलब कि मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर से, शेप, साइज़, आकार, इन सब चीज़ों से देख के, बाहरी चीज़ों से देख के पहचान ले कि ये मेल है, ये फीमेल है, इसे आप सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म कहते हैं, ठीक है। आपको एग्ज़ाम में शायद क्या पता 1-2 मार्क्स में पूछ लें कि व्हाट इज़ सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, so you can say that the phenomenon of phenotypic differences between male and female is called sexual dimorphism। बहुत सारे ऐसे वॉर्म्स भी हैं, कुछ दूसरे ऑर्गेनिजम्स भी हैं जिनमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म बहुत ज़्यादा है। द डिफरेंस अकर बोथ इन एक्सटर्नल फीचर्स की वजह से डिफरेंस आता है और जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं उनकी वजह से डिफरेंस आता है। सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं वो जो आपके प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स हैं, सेक्स ऑर्गन्स भी 2 टाइप्स के हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। आपके प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स हैं जिन्हें आप गोनैड्स कहते हैं, जिनके अंदर आपकी गैमीट्स की फॉर्मेशन होती है, गैमेटोजेनेसिस फॉर्म होते हैं, तो वो फंक्शनल हो जाते हैं आपके प्यूबर्टी की एज में, ठीक है। प्यूबर्टी जब आती है, एक तरह से जवानी बंदा अटायर करता है, 13 और 14 ईयर से शुरू हो जाती है। सो प्यूबर्टी की एज में, एक एडोलसेंस की एज में आपके ये फंक्शनल होना शुरू हो जाते हैं और फुल्ली सेक्सुअल मैच्योरिटी धीरे धीरे होती है। और उसके बाद स्पेशली जब आपके सेक्स ऑर्गन्स, एसेसरी सेक्स ऑर्गन्स या सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स जो कि आपकी रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, वो जब डेवलप हो जाएं फिर धीरे धीरे आपकी फुली सेक्सुअल मैच्योरिटी आ जाती है, ओके। ब्रीडिंग कैन कंटिन्यू थ्रू आउट द ईयर, यस, ब्रीडिंग कैन कंटिन्यू थ्रू आउट द ईयर। सो ह्यूमन्स आर नॉन सीजनल ब्रीडर्स। बहुत सारे ऐसे मैमल्स के केस में देखा गया, लाइक कैट्स या बफेलोज या काउज या जो भी हैं, उनमें क्या होता है कि एक सीजनल ब्रीडिंग अर्ज होती है। कुछ ऐसा पर्टिकुलर सीज़न होगा जिनमें अर्ज पैदा होगी, एक नीड पैदा होगी कॉपुलेशन की, मेटिंग की। सो वो आ जाते हैं सीजनल ब्रीडिंग में कि सीज़न के हिसाब से उनके अंदर एक नीड पैदा हुई है टू कॉपुलेट, टू मेट विद देयर पार्टनर्स, ठीक है। सो आगे वो अपना फर्टिलाइजेशन प्रोसेस और अपनी रेस कंटिन्यू रख सकें। तो ये सीजनल ब्रीडर्स कहलाता है। बट ह्यूमन्स आर नॉन सीजनल ब्रीडर्स, ठीक है। कॉपुलेशन और मेटिंग और फर्टिलाइजेशन कैन अकर एनी टाइम इन केस ऑफ ह्यूमन्स। Estrus or periodic intense sexual urge found in the females of other mammals is absent। जो बाकी मैमल्स की जो फीमेल्स हैं उनमें एक पीरियोडिक इंटेंस सेक्सुअल अर्ज पैदा होती है, ठीक है। जैसे हमने ऊपर पढ़ा कि ब्रीडिंग सीजन में एक अर्ज पैदा होती है, वैसे ही इसी कारण होता है। जो एस्ट्रस साइकिल होती है यही एक अर्ज लेके आती है, उनकी बॉडी काफ़ी गर्म हो जाएगी, हीट हो जाती है बाकी मैमल्स में, एक अर्ज पैदा होगी कॉपुलेट करने की, अपने पार्टनर के साथ मेट करने की, ठीक है। सो ये पीरियोडिक इंटेंस पैदा होता है बाकी फीमेल्स में, बट ये हम में नहीं देखा गया। इनमें एस्ट्रस साइकिल प्रेजेंट होती है, बट ह्यूमन फीमेल्स में क्या होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रेजेंट होगी, मेंस्ट्रुएशन। So female remain reproductive from menarche for beginning of the first menstruation to menopause और stoppage of menstruation। फीमेल्स जो होती हैं वो रिप्रोडक्टिव रहती हैं मिनार्क से। मिनार्क वो होता है जब आपकी फर्स्ट टाइम आपकी मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होती है
और मेनोपॉज वो होता है जब आपकी लास्ट टाइम मेंस्ट्रुएशन ख़त्म हो जाती है। वो जो पूरा पीरियड होता है ना, सो वो उस पूरे पीरियड में फीमेल आपकी फर्टाइल रहती है, ठीक है, और रिप्रोडक्टिव रहती है। तो उस टाइम पे किसी भी टाइम अगर फर्टिलाइजेशन हो तो शी कैन प्रोड्यूस अ न्यू यंग वन, ठीक है। Females have about 28 days menstrual cycle wherein ovulation occurs once in the middle. फीमेल्स के पास जो menstrual cycles है जो ह्यूमन फीमेल्स में होती है, उसमें क्या होता है कि हर एक महीने बाद, ठीक है, हर माह बाद या हर 28 डेज़ बाद, ठीक है, एक menstruation पीरियड आता है 5 to 7 डेज़ का, जिसमें ब्लीडिंग होती है फीमेल्स में, जेनाइटल ट्रैक्ट में वजाइना से ब्लीडिंग होती है, menstruation होती है। सो वो आता ही है क्योंकि अंदर ओवुलेशन और जो आपका एग है वो ओवल्यूट हो रहा है, वहाँ पे एग की ओवुलेशन हो रही है, ठीक है। सो उसके बाद वो रप्चर्ड हो जाता है क्योंकि उसको स्पर्म नहीं मिल पाता, सो इट गेट रप्चर्ड और वो ब्लीडिंग के थ्रू सारा म्यूकस, सारा वेजाइना के ट्रैक के थ्रू वो निकल जाता है। सो ये यहाँ पे ये इनका कैरेक्टर है फीमेल्स का। इन मेल्स द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स और टेस्टिस डिसेंड आउटसाइड द एब्डोमेन into an external pouch called scrotum. मेल्स में क्या होता है, जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है ना, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन वो होते हैं जिन्हें गोनाड्स भी कहते हैं, जिनमें आपकी गेमिटोजेनेसिस होती है, आपकी वेदर वो फीमेल है या मेल है या उसके जो भी रिस्पेक्टिव गैमीट्स हैं लाइक ओवा एंड स्पर्म वो बनते हैं, ठीक है। सो वो मेल के केस में वो टेस्टिस हैं, और जो उनके साथ में जो डिसेंडेंट और टेस्टिस डिसेंडेंट आउटसाइड द एब्डोमेन, जो टेस्टिस हैं वो एब्डोमेन के बाहर डिसेंड होते हैं। मतलब कुछ हमारी बॉडी के पार्ट्स ऐसे हैं जो हमारे बॉडी के अंदर होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो बॉडी के बाहर होते हैं, ठीक है। सो जो एब्डोमेन है वो बाहर रहता है, टेस्टिस जो है वो एब्डोमेन के बाहर डिसेंड हुए होते हैं। एक एक्सटर्नल पाउच प्रेजेंट होता है जिन्हें आप कहते हैं स्क्रोटम। उस स्क्रोटम के अंदर आपके टेस्टिस होते हैं। There is a common urinogenital duct in human males, whereas urinary and genital ducts are separate in females. क्या होगा कि जो आपके मेल के केस में क्या होगा, यूरिन की पासेज और सेक्स के टाइम पे स्पर्म की पासेज का एक ही ट्रैक होता है, दैट इज़ यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट और यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट, ठीक है। ये मेल्स के केस में होता है, बट फीमेल्स के केस में यूरिन पासेज और यूरिनरी ट्रैक्ट, ये जेनाइटल ट्रैक्ट जहाँ पे आपकी कॉपुलेशन होती है वो दोनों अलग अलग होते हैं, फीमेल में सेपरेट होते हैं। There is internal fertilization which occurs in the ampulla isthmus junction of the fallopian tube. यहाँ पे एक internal fertilization होती है because humans are the characters of internal fertilization, और वो आपके ampulla isthmus junction में होती है जो आपके fallopian tube का पार्ट है। Embryo develops inside the uterus of the female where it gets attached and nourished by a special structure called placenta. The phenomenon is called viviparity. जो आपका एम्ब्रियो है वो आपके यूट्रस में रहेगा फीमेल के, ठीक है। वहीं पे फर्टिलाइजेशन के बाद, जाइगोट के बाद जब वो मोरुला जो ब्लास्टोसिस्ट बनेगा, देन गैस्ट्रुलेशन होगी, सो जो आपका एम्ब्रियो डेवलप होगा वो वहीं पे रहेगा, वॉर्म में रहेगा मदर के, वहीं पे ही वो सारा उससे नरिशमेंट लेगा, और वो नरिशमेंट जो होगा वो अपनी मदर से लेगा, ठीक है। और जो नरिशमेंट लेगा वो प्लेसेंटा के थ्रू लेगा। प्लेसेंटा एक ऐसे कनेक्टिव टिश्यू है, एक रॉड टाइप टिश्यू आप कह लेते, वहीं से लेगा। इसी फिनोमिनन को हम क्या कहते हैं, विविपैरी, जहाँ पे बर्थ दिया जाता है और केयर की जाती है वॉर्म के इनसाइड। फुली फॉर्म्ड यंग वंस आर डिलीवर्ड बाय फीमेल्स। जितने भी जो यंग वंस हैं जो फुली फॉर्म मैच्योर हो चुके हैं, जैसे 9 मंथ्स की प्रेगनेंसी होती है तो 9 मंथ्स के बाद एक फीटस जो फुली फॉर्म हो जाता है, वो डिलीवर होने के लायक हो जाता है, तो फीमेल्स उनको डिलीवर करती हैं। तो इस डिलीवरी को आप बायोलॉजिकल टर्म में क्या कहते हैं, पार्चुरेशन, ठीक है। सो जो इन्फेंट्स होते हैं, जो न्यू इन्फेंट्स होते हैं, उन्हें मदर के मिल्क पे फेड किया जाता है। सो ब्रेस्ट फीडिंग इज़ वेरी गुड फॉर न्यू इन्फेंट्स। देयर इज़ अ प्रोलॉन्ग्ड पेरेंटल केयर, यस। उसके बाद बहुत सारी पेरेंटल केयर होती है, मदर्स आर वेरी मच कंसर्न्ड अबाउट देयर बेबीज़, सो पेरेंटल केयर बहुत देखी गई है। इनफैक्ट बर्ड्स के केस में भी बहुत देखी गई है, बाकी मैमल्स के केस में भी बहुत देखी गई है। वी आर जस्ट ह्यूमंस, हम तो उनसे ज़्यादा सिविलाइज्ड हैं, सो देयर इज़ वेरी मच प्रोलॉन्ग्ड पेरेंटल केयर इन ह्यूमंस। सो रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है, एक सेट है इंटरकनेक्टेड और इंटरडिपेंडेंट ऑर्गन्स का, ठीक है। हर एक ऑर्गन आपस में इंटरकनेक्टेड है, इंटरडिपेंडेंट है। सेक्स ऑर्गन्स, प्राइमरी ऑर्गन्स एंड डैट
सेकेंडरी ऑर्गन्स और ऐसे कंपोनेंट्स बनाते हैं जिसमें एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो पाती है, स्टेबल करते हैं, उसे सूट करते हैं। प्राइमरी और सेकेंडरी ऑर्गन्स आपस में मिलकर काम करते हैं, इंटरडिपेंडेंट है, ताकि रिप्रोडक्शन का प्रोसेस चल सके। इसमें से अगर एक भी ऑर्गन या एक भी, चाहे वो प्राइमरी ऑर्गन है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, चाहे वो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है, अगर एक भी किसी तरह से नॉन फंक्शनल हो जाए या डिसफंक्शनल हो जाए, कोई किसी चीज़ की कमी आ जाए, एक त्रुटि आ जाए, सो रिप्रोडक्टिव सिस्टम फेल हो जाता है, ठीक है। एंड दैट पर्सन इज़ नाउन एज स्टेराइल, वेदर वो मेल है चाहे फीमेल है, तो वो स्टेराइल कहलाएगा, ठीक है। वो, उसकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ अच्छी नहीं होगी और वो न्यू यंग वन प्रोड्यूस करने के लिए इतना कैपेबल नहीं होगा। एंड वो जो कपल है, चाहे दोनों कपल में खराबी है, चाहे एक कपल में खराबी है, मेल में है या फीमेल है, सो दे कांट प्रोड्यूस बेबीज, ओके, दे आर नाउन एज स्टेराइल कपल्स। There are two types of sex organs like primary and secondary. Human males and females are differentiated from each other by a number of external traits called accessory or external characters. दो टाइप के सेक्स ऑर्गन्स हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, और ह्यूमन मेल्स और ह्यूमन फीमेल्स जो हैं वो टोटली एक दूसरे से डिफ़र करते हैं। कुछ ऐसे बहुत सारे करेक्टर्स होते हैं जिन्हें हम एक्सटर्नल करेक्टर्स या एसेसरी करेक्टर्स भी कह सकते हैं। जो आपके प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स हैं वो आपके जैसे गोनाड्स भी कहते हैं आप उन्हें, ठीक है, गोनाड्स भी कह सकते हैं, वो आपके गैमीट्स बनाते हैं जो सेक्स सेल्स होते हैं, ठीक है। सेक्स सेल्स जैसे कि स्पर्म एंड ओवा, यही आगे फर्टिलाइजेशन में एक दूसरे के साथ फ्यूज़ होते हैं। सो इनमें क्या होता है, जर्माइनल सेल्स जो होते हैं वो डिवाइड करते हैं और मेच्योर हो जाते हैं गैमीट्स में, मियोसिस यहीं पे ही होती है। देन प्राइमरी ऑर्गन्स और गोनाड्स ऑफ मेल, मेल के गोनाड्स या प्राइमरी ऑर्गन्स को हम कहेंगे टेस्टिस और फीमेल को कहेंगे ओवरीज, ठीक है। सो गोनाड का जो फंक्शन होता है वो टोटली आपकी दो हार्मोन्स हैं, LH एंड FSH, इस पे डिपेंड होता है, जो कि आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड की एंटीरियर लोब पे प्रेजेंट होते हैं। गॉट इट। और जितने भी आपके टेस्टिस हैं या स्पर्मेरीज हैं मेल की, वो स्पर्म्स बनाएंगे, ठीक है। टेस्टिस क्या बनाएंगे, स्पर्म्स बनाएंगे। और हार्मोन्स बनाएंगे, मेल हार्मोन कौन सी होती है, टेस्टोस्टेरोन, ये आपको पता होना चाहिए, जो कि उसकी मेंटेनेंस और फॉर्मेशन में हेल्प करेगी, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स की फॉर्मेशन में हेल्प करेगी, एसेसरी मेल ग्लैंड्स में हेल्प करेगी, ठीक है, एसेसरी मेल ग्लैंड्स में हेल्प करेगी, एसेसरी मेल करेक्टर्स में हेल्प करेगी और एक्सटर्नल सेक्स करेक्टर्स में हेल्प करेगी, ओके। एंड ओवरी और फीमेल भी ऐसे ही, उनका भी ऐसे ही है, वो ओवा प्रोड्यूस करेंगे और हार्मोन्स प्रोड्यूस करेंगे लाइक ईस्ट्रोजन फॉर द डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। ईस्ट्रोजन जो होगी वो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स की डेवलपमेंट और मेंटेन करेगी। और जितने भी आपके एसेसरी या एक्सटर्नल सेक्स कैरेक्टर्स हैं ना, उनको बढ़ावा देगी, उनको और उभारेगी, ताकि दूर से ही डिस्टिंग्विश हो सके, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म लग सके। और मेंस्ट्रुएशन को स्ट्रॉन्ग बनाएगी, मेंस्ट्रुएशन को उसका पार्ट को इंक्रीज़ करेगी। जो आपका रेप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल या कॉर्पस ल्यूटियम है, वो आपका प्रोजेस्टेरॉन को सिक्रेट करता है, ठीक है, जो कि आपकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल को कंट्रोल करेगी। और जो आपकी प्लेसेंटा है उसकी डेवलपमेंट और उसकी इम्प्लांटेशन, ठीक है, प्लेसेंटा डेवलप हो सके ताकि वो मदर और बेबी में कनेक्शन बना सके। एंड रिलैक्सिंग ड्यूरिंग लेट प्रेगनेंसी, और जो एक रिलैक्सिंग हार्मोन होती है वो जो लेट प्रेगनेंसी के टाइम पे रिलीज़ होती है, ताकि रिलैक्सेशन मिल सके और जो ग्रोथ है फीटस की वो अच्छे से हो सके, ठीक है। सो यही है प्राइमरी ऑर्गन्स और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स, जो अलग से प्राइमरी को छोड़ के जहाँ पे जो असेस करते हैं ताकि रिप्रोडक्शन हो सके। सो इट वाज ऑल अबाउट, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी अब हम कल पढ़ेंगे इसके बारे में, कि ये पूरा क्लियरली पढ़ेंगे इसके बारे में। इट वाज ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। सो गॉड ब्लेस यू ऑल, स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टडी हार्ड।